जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था। अशोक ने कलिंग के युद्ध किया, अशोक की डेट ऑफ बर्थ, जन्म कब हुआ था, उनकी माता क्या नाम था, उन्होंने किस युद्ध को शांत किया जिसकी वजह से उनको मगध का सम्राट बनाया गया, उनका प्रिय नाम क्या था, देवनाम प्रियदर्शी जो हमने आपको बताया। ये सब सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने, पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों में किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जाकर आप देख लें ताकि ये चीज आपको पढ़ने में आसानी हो। और ये मैं बता दूं, एग्जाम में ये अशोक के अभिलेख से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम इसको पहले डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। जैसे ही अभिलेख यहाँ डिटेल से पढ़ने के बाद हम इसकी एक ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आपको पूरा ये अभिलेख याद करने में आसानी हो और आपको एग्जाम में किसी तरह से दिक्कत नहीं हो और आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है, पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। और पहले ही मैंने बताया है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसकी पूरी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको पूरे अभिलेख में क्या क्या चीज बताई गई सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। देखिए, पहला अभिलेख में अशोक ने ये कहा है कि इस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, निंदा की गई, किसकी? पशु बलि की निंदा की गई है तथा अहिंसा पर बल दिया गया है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है जंग न करना, और जैसे कि हिंसा, उपद्रवी, मारपीट हर जगह करना, उसे हिंसा कहते हैं। शांति बनाए रखने को अहिंसा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है कि पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। क्यों? ठीक है, पशु बलि की निंदा की गई तथा अहिंसा पर बल दिया गया है। सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया है? अहिंसा पर। ठीक है, फिर अशोक द्वारा जो दूसरा अभिलेख बनाया गया, अभिलेख 2, इस अभिलेख में मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की चर्चा है। देखिए, जब मनुष्य बीमार होते थे उनकी इलाज की जाती थी, उसी के साथ साथ अशोक ने पशु की भी चर्चा की है, उनकी मतलब कि उनका भी इलाज कराया गया है। ठीक है, इस अभिलेख में, दूसरे अभिलेख में इसका उल्लेख है कि मनुष्य के साथ साथ पशुओं का भी चिकित्सा की जाए, उनका भी इलाज किया जाए। ठीक है, चलिए तीसरे अभिलेख में अशोक द्वारा बताया गया है कि इस अभिलेख में अशोक ने 3 अधिकारी, कौन कौन अधिकारी? 3 अधिकारी, राजुक, युक्तक और प्रादेशक की चर्चा है, जो धर्म प्रचार के लिए थे। देखिए, अशोक ने यह बताया था तीसरे अभिलेख में अपने अधिकारियों को कि हर 5 साल पर आप धर्म की प्रचार प्रसार करें, धर्म का प्रचार प्रसार कर लिए। ठीक है, तो तीसरे अभिलेख में हर 5 साल पे जो है अशोक ने कहा था अधिकारियों को कि आप प्रचार करें। तो इस अभिलेख में अशोक ने 3 अधिकारी, पहले राजू, युक्तक और प्रादेशक की चर्चा की है, जो धर्म प्रचार के लिए थे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अशोक के चौथे अभिलेख में ये लिखा है कि इस अभिलेख में, देखिए, भैरी घोष के युद्ध के स्थान पर, मतलब भैरी घोष के युद्ध के स्थान पर जो है धर्म घोष, मतलब बौद्ध धर्म की नीति पर चर्चा किया है। जब चौथे अभिलेख की बात होती है तो अशोक ने इसमें अपने अभिलेख में ये लिखवाया कि इस अभिलेख में जो भैरी घोष का युद्ध था ना, उसको अशोक ने हटवाकर इसकी जगह पर धर्म घोष, मतलब बौद्ध धर्म के नीति की चर्चा की है। किसने? अशोक ने। किस अभिलेख में? तो चौथे अभिलेख में, सॉरी। ठीक है, पांचवें अभिलेख में अशोक द्वारा लिखवाया गया कि इस अभिलेख में महामात्रा, किसका? महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। किसमें अभिलेख में? पांचवें अभिलेख में किसकी चर्चा है? महामात्रा नामक अधिकारी की।
देखिए मैं कह रहा हूँ, फिर परेशान मत हो आप लोग, ये अभी पूरी डिटेल पढ़ लें, इसकी नोट्स बना लें। मैं आपको इसके लास्ट में, इसी क्लास के लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से इस पूरे अभिलेख को याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। फिर देखिए छठे अभिलेख में, इस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। इसमें अभिलेख में, इस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। फिर देखिए सातवां और आठवां अभिलेख, सातवां व आठवां अभिलेख में दोनों मतलब एक, इन दोनों अभिलेख में एक ही चीज की उल्लेख है, जो अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख बताता है कि अशोक की तीर्थ यात्राएं क्या थी। तो सातवें और आठवें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है, किसमें, सातवें और आठवें में। नवें अभिलेख में, इस अभिलेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें अभिलेख में देखिए, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो है वो प्रजा के हित में सोचे, ना कि प्रजा को परेशान करें, ठीक है, बल्कि उनके हित के बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे कि प्रजा को जरूरत क्या क्या चीजें हैं, प्रजा को और क्या क्या चीजें देनी चाहिए जिनसे उनकी जिंदगी में आसानी हो, उनके व्यापार में आसानी हो, ठीक है। कि बताया है कि आप प्रजा के बारे में सोचे, किसको, कोई राजा हो या फिर कोई उच्च अधिकारी। फिर आगे देखें 11वें अभिलेख में, इस अभिलेख में धम्म की व्याख्या है। किसकी व्याख्या है, धम्म की व्याख्या है। मैं फिर बता दूं आपको, बिल्कुल ना परेशान हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शेर और शेरनियां, बिल्कुल मत परेशान हो। जैसे अभिलेख को मैंने कंप्लीट कराया, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में, उनका उल्लेख कौन कौन सा है, सारी चीजें आपको सब याद हो जाएगी। लेकिन वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। 12वें अभिलेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा, कौन सी, स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई है, ठीक है। किसके सुधार के लिए, स्त्री, स्त्री के सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई है, ठीक। आगे देखिए 13वें अभिलेख में, इस अभिलेख में ना कलिंग युद्ध का वर्णन है। यही वो युद्ध वो था जिसके कारण, जिसके कारण जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने उपगुप्त से ली थी। मेरी बात समझ में आ रही, ये सारी चीजें हम आपको अभी आगे लिखवाएंगे, बिल्कुल परेशान न हो। 14वें अभिलेख में वर्णन है, इसमें अशोक ने कहा है कि जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने को कहा है। किसमें, 14वें और सबसे लास्ट अभिलेख में अशोक ने जनता को कहा कि वो अपने जीवन को धार्मिक जीवन व्यतीत करे, एक साधारण जीवन व्यतीत करे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ लगे हैं। मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मुझे सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, शुरू से अंत तक क्लासेस मैं फ्री रखूंगा, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आप मन लगा के पढ़ें। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो फिर चलिए, फिर हम लोग आपको कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसे आप इग्नोर ना करें, बिल्कुल उसे देखें, पूरा देखें, उसको समझें। बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको पूरा कंप्लीट कराया हूँ, ठीक है। चलिए फिर बगैर देरी किए आगे देखते हैं। अब हम लोग अशोक के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है, अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा स्तूप
सांची का स्तूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। ये अक्सर एग्जामों में पूछ ले जाते हैं कि अशोक द्वारा सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। उस स्तूप का नाम है सांची का स्तूप, ठीक है, सबसे बड़ा है। फिर आगे देखिए, अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस स्तंभ का निर्माण करवाया? तो अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, जो अहिंसा का प्रतीक है। और यही यही प्रतीक जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखे होंगे ना, पत्थर का जो शेर अक्सर सिक्कों में देखिए लिखा रहता है, बना रहता है, नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। अशोक का जो स्तंभ बनवाया था, शेर बना रहता है, तीन तरफ मुंह दिखते हैं ना, चार है लेकिन तीन ही मुंह दिखता है, तो वो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। फिर आगे देखें, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कि सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं करें। फिर देखिए आगे, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन पहले क्या थे ये? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी। लेकिन कल्हड़ के अनुसार जो है, कल्हड़ के राज तरंगिरी, कल्हड़ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राज तरंगिरी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था और बाद में निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए, कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब माना जाता है कि इसने ये जो है निग्रोध के प्रवचन को सुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन इसकी शिक्षा जो इसने ली, वो इनके गुरु कौन थे शिक्षा देने वाले? उसका नाम था उपासक, ठीक है, उपगुप्त। उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा ली थी। और किसके प्रवचन सुनकर इन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म परिवर्तन किया? तो निग्रोध के ऊपर प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। आगे देखें, अशोक के शिलालेख की खोज जो हुई थी वो 1750 ईस्वी में पादरेटी फेंथेलर ने की थी, जिसकी संख्या 14 बताई गई है। 14 है शिलालेख, ठीक है, 14। मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1750 में। किसने की थी? पादरेटी फेंथेलर ने, ठीक है। आगे देखें, कौशाम्बी अभिलेख को, किस अभिलेख को? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। आगे लिखा है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां है तथा सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिनदेई है। ये एग्जाम में आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आगामी एग्जाम जो भी होने वाले हैं उसमें आ सकता है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में ही लिखें, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, राज तरंगी, ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है और सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो हमारा रुम्मिनदेई है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई है तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। तब तक आप लोग नोट करें, मैं पानी पी लूं, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, अशोक का अभिलेख सारे कूना, किसमें? सारे कूना ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में, किसमें थी? भाषाओं में, ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कौन सा अभिलेख जो है ग्रीक और आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो सारे कूना। ये इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिए आप लोग,
नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखें, अशोक के शासन काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक, इंपॉर्टेंट है ये भी, कहा जाता था, तथा सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। ठीक है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था इसके अशोक के शासन काल में, तो सीता कहा जाता था। और जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक के नाम से जानते थे, मतलब राजुक कहा जाता था। आगे देखिए, जस्टिन जस्टिन एक यूनानी लेखक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। बात याद रखें, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है, तो जस्टिन। ठीक है, जस्टिन ने। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि लुटेरों की सेना किसे कहा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है, किसने कहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लें, उम्मीद है कि आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आगे देखें, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा हुआ है उसका नाम है बृहदत्त, जिसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। कब की थी, 185 ईसा पूर्व में, मतलब 185 बीसी, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसने हत्या कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। फिर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, शुरू से देख रहे हो, तो मैंने जब मगध सम्राट पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हसीना मासूक के साथ भाग गई। तो हरिजन वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, और हसीना। ठीक है, हसीना मासूक। फिर उसके बाद हम लोगों ने मौर्य पढ़ा था। मौर्य के बाद जब हम मगध के उसमें पहुंचे थे, ठीक है, मगध के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में। ठीक है, शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो कल वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे एक ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जो आपको अशोक के पूरे 14 अभिलेखों के याद करा देगा, जो आप कभी दिमाग से भूलेंगे नहीं। एग्जाम में जब उसके क्वेश्चन बनते हैं 99% या 90% कह सकते हैं आप, कि अक्सर लड़कों के दिमाग से, स्टूडेंट के दिमाग से निकल जाता है। तो मैं उसी चीज को खत्म करने आया हूँ और ये वादा करता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम लोग उसकी ट्रिक देख लेते हैं। अब इंतजार की घड़ी खत्म, अब वो लम्हा आया है जहां पर अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें आपको अशोक के 14 अभिलेखों के बारे में तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे वादा कर रखा हूं, पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे। भरोसा ना हो तो देख लो क्या लिखा है। अशोक के अभिलेख को याद करने की ट्रिक क्या है। अशोक, देखिए ये जो अशोक मैंने पहले लगाया है ये 14वें अभिलेख में है। ठीक है, इसको सबसे बाद में पढ़ेंगे। तो इसको ट्रिक के लिए लिखे हैं कि अशोक जब पंच प्रधान आते हैं, तब कोई अशोक से कह रहा है कि ए अशोक, जब पंच प्रधान आते हैं तो सारे धाम कांपते हैं। क्या बोल रहा है अशोक, जब पंच प्रधान आते हैं तो सारे धाम कांपते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पा से बना क्या चीज, ये तो आपका साइलेंट है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, प से बना पशुपति। ठीक है, चा से बना चिकित्सा, जो दूसरे अभिलेख में है। तीसरे अभिलेख में ये देखिए प्रा से बनता है 5 वर्ष धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, तो तीन तीन राजा, तीन लोग थे ना अधिकारी, राज्यों लोग जो थे उनको क्या धर्म प्रचार करने के लिए हर 5 साल पे भेजते थे। ठीक है,
तो प्र से बना तीसरे अभिलेख में क्या है, 5 वर्ष धम्म प्रचार के लिए। ठीक है, अब देखिए धा से बना धम्म घोष की चर्चा चौथे अभिलेख में है। ना से बना महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा जो 5वें अभिलेख में है। आ से बनता है आत्मनियंत्रण जो 6वें अभिलेख में है। और ते से बनता है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो 7वें और 8वें दोनों अभिलेख में मिलता है। इसकी अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। फिर देखें ये जो हा है ये आपका साइलेंट है, ठीक है, तो भी साइलेंट ही है। ठीक है, अब देखिए सा से बनता है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, मतलब 9वें अभिलेख में बताया गया है। फिर रे से बनता है राज्य के राजा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचे, ये 10वें अभिलेख में बताया है। फिर धा से बनता है धम्म की यात्रा, ठीक है, धा से जो 11वें अभिलेख में बताया गया। फिर मा से बनता है महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई। मैं इसको पूरा विस्तार से आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर 13वें अभिलेख में 2 चीजें बताई गई हैं जिसको हमने का से रिलेट किया है, का और पा से, मतलब काप से किए हैं। तो का से कलिंग का युद्ध हुआ था जहां पे अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था का से। अब फिर 13वें ही अभिलेख में पड़ोसी राज्यों की संख्या चर्चा की गई है जो पा से बना। अब ते और है ये आपका साइलेंट है, इसको अब आपको नहीं पढ़ना है। अब आता है अशोक। अशोक 14वें अभिलेख में इनकी जो बातें बताई गई है वो सादा जीवन व्यतीत करने को कहा है। किसको? प्रजा को, हर मनुष्य को। ठीक है, कहा है कि मनुष्य जो है अपना सादा जीवन व्यतीत करने को कहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो कैसी लगी ये ट्रिक? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे एक चीज चाहिए आपसे जो आप मुझे तुरंत दे सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको हर एक चीज याद कराऊंगा, हर एक चीज आप तक पहुंचाऊंगा। बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो कल हम लोग अब शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।